हाँ जी बच्चों, नमस्कार। वंस अगेन स्वागत है आप लोगों का। तो संविधान के बारे में बहुत सारी बातें हमने कर ली। संविधान कैसे बना ये सब बातें हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी हिस्ट्री हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो सब हो चुके हैं। सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के मतलब और बहुत सारी बातें हमने संविधान के बारे में उसको शुरू करने से पहले ही कर डाली हैं। ठीक है। और उसका फ़ायदा हमको अब इस संविधान में मिलने वाला है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो बहुत सी बातें हम पहले से चूंकि डिस्कशन कर चुके हैं तो आपको बड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज संविधान के अंदर चलते हैं। तो हमने ये बात बताई थी आपको पिछले लेक्चर में कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं। ओरिजिनली 22 थे, आज कितने हैं? 25 है, क्योंकि एक पार्ट हटा दिया और 4 नए पार्ट जोड़ दिए हैं। तो आज कितने हो गए? 25 पार्ट्स हो गए। तो हम पार्ट्स वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हम संविधान का पार्ट 1 या संविधान का भाग 1, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। और पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब ऐसा बात करें कि ये भारत को इंट्रोड्यूस करता है। भारत क्या है उसका एक इंट्रोडक्शन है पहले पार्ट में, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जो बातें हैं उसको हम करेंगे। इसमें आर्टिकल भी ज़्यादा नहीं है। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, अनुच्छेदों की बात करें, तो आर्टिकल 1 to 4 सिर्फ ये 4 आर्टिकल इसके अंदर हैं। बहुत छोटा सा पार्ट है। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये पढ़ेंगे। लेकिन इस पार्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको इसको पढ़ने के बाद, इन 4 आर्टिकल को पढ़ने के बाद करनी पड़ेंगी। तो उसमें 1-2 वीडियोस लगेंगे। ठीक है। हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते चलेंगे और जो आसपास की चीज़ें समझने वाली हैं उसको भी संग संग समझेंगे। ठीक है। तो पार्ट 1 हेडिंग डाल लीजिए, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 to 4, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों से कि आपने कोई अच्छी बुक जरूर ले ली है अभी तक पॉलिटी की। मैंने आपको लक्ष्मीकांत बताई थी, लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है। बाकी भी और अच्छी बुक हैं, आप जो चाहे ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक अच्छी बुक आप ले सकते हैं जिसमें कि किसी भी अच्छी बुक में कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन उसका कॉन्स्टिट्यूशन का है। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन भी खरीदना पड़ेगा। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि जो संविधान में लिखा है बस वही लिखा है उसमें, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है। जैसे कि मेरे हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो है सिर्फ इतनी सी बुक है, आप देख रहे हैं, ये तो कवर इस पर चढ़ा हुआ है। तो ये सिर्फ इतनी सी बुक है, इतनी छोटी सी है, इतनी मोटी सी है, और ये इतनी मोटी भी नहीं है। इसको आधा कर लो, क्योंकि ये आप मेरे हाथ में जो बुक है जब इसको खोलता हूँ तो इस तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है और इस तरफ हिंदी में लिखा हुआ है। जो चीज़ें इधर इंग्लिश में है सेम वही चीज़ें इधर हिंदी में है। तो इसको मैं आधा कर लेता हूँ, तो इतनी मोटी बुक है, बस संविधान से इतना मोटा है, छोटा सा पतला सा। और हम कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतने पेजेस में है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक बेस बनाता है देश के लिए कि भाई ऐसा देश होगा और इस तरीके से हमको देश बनाना है। उसके लिए जो लॉ है आप बना सकते हैं। कानून हजारों हैं भारत के अंदर और उन कानूनों की मोटी मोटी किताबें हैं, वो अलग हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये है। और वो सब कानून का सोर्स आप कह सकते हैं यही एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक किताब है जिसमें एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश में है, यही लेंगे आप तो बेहतर रहेगा। इसको डिगलॉट कहते हैं बेटा। डिगलॉट आप किसी भी प्रकाशक की ले सकते हैं। मेरे पास जो है मैं बता देता हूँ, ये सेंट्रल लॉ एजेंसी की है। तो सेंट्रल लॉ एजेंसी की आप चाहें तो ले लीजिएगा, दूसरा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। ये आपको इसलिए लेनी है क्योंकि कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते समय कन्फ्यूजन पैदा होता है। तुरंत इसको उठाओ, इसमें क्लियर लिखा है किस आर्टिकल में क्या लिखा है। कोई किताब कह रही है ये फलाने आर्टिकल में ये चीज़ लिखी है, कोई किताब कह रही है फलाने आर्टिकल में ये चीज़ लिखी है, और कोई टीचर कह रहा है कि कुछ ऐसा लिखा है कुछ ऐसा लिखा है। तो मुझे खुद कन्फ्यूजन होता था, मुझे बहुत बाद में पता चला ऐसी कोई बुक आती है। तो इससे तुरंत मैं आज भी इससे रेफरेंस लेता हूँ कि भाई ये एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या है, तो मैं इसमें से समझने की कोशिश करता हूँ। अब इसको आप समझ ही सकते हैं, इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, पूरी तरह नहीं समझ सकते। रीज़न ये है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत क्लिष्ट है, बहुत ही कठिन है। आज हम उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा बात करेंगे कि वो लैंग्वेज एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो इसको भी आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल नंबर 1 से 4 है वो क्या क्या कहते हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो एक हेडिंग डालिए, संविधान का आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1, संविधान का अनुच्छेद
एक, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, एक हो गया अनुच्छेद, तो इस अनुच्छेद के अंदर 3 अलग अलग लाइंस हैं, तो उसको ऐसे लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है ए, फिर उसके बाद दूसरी लाइन है बी, तीसरी लाइन है सी। इसको बोलते हैं क्लॉज। इसको क्या बोलते हैं? क्लॉज। आर्टिकल 1 क्लॉज ए, आर्टिकल 1 क्लॉज बी, आर्टिकल 1 क्लॉज सी। ये मैं आज समझा दे रहा हूं आपको क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी। फिर क्लॉज के अंदर भी कई लाइंस हो सकती हैं, जैसे जो आर्टिकल 1 का क्लॉज सी है, उसके अंदर भी 3 अलग अलग पॉइंट है। तो हम क्या देंगे कि 1 2 3, इसमें एक लाइन लिखी है, उसके बारे में और 3 चीजें लिखी हैं। तो इसको हम ऐसे कहेंगे, आर्टिकल 1 क्लॉज सी सब क्लॉज 1, आर्टिकल 1 क्लॉज सी सब क्लॉज 2, आर्टिकल 1 क्लॉज सी सब क्लॉज 3। तो ये क्लॉज और सब क्लॉज होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने लिखा कोई आर्टिकल और उसके ब्रैकेट में अगर कोई ABCD लिखा है तो वो उसका क्लॉज ही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं आर्टिकल 21, जो आगे जाके हम बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स में आएगा, तो आर्टिकल 21 एक आर्टिकल है। और अगर मैं आपको बोलूं आर्टिकल 21A, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आर्टिकल 21A आर्टिकल 21 का ही एक क्लॉज है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक सेपरेट आर्टिकल है जिसको बाद में जोड़ा गया, क्योंकि वो आर्टिकल 21 से मेल खाता हुआ उसके अंदर बात थी, तो इसलिए हमने कहा यार इसको आर्टिकल 21 के पास ही जोड़ दो कहीं। तो आर्टिकल 21 के ही नीचे खट से आर्टिकल 21A करके हमने इसको जोड़ दिया था। 2002 में इसको जोड़ा गया था। समझ रहे बात? तो दिस इज आर्टिकल, दिस इज क्लॉज, दिस इज सब क्लॉज। ठीक, चलो अब बातें हम शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? जैसे मैंने क्या लिखा है कि आर्टिकल 1 में 3 क्लॉजेस हैं। तो पहला क्लॉज क्या कहता है, लिख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, BAHARAT, इंडिया दैट इज भारत shall be union of state, union of state। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और हिंदी में लिखा है इसको, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो यहां से एक छोटी सी चीज हमको समझ में आई कि हमारे देश का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री? द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया एंड भारत, नथिंग एल्स। और कोई नाम हमारा नहीं है। हिंदुस्तान, आर्यावर्त, सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश, कुछ भी हमारा नाम नहीं है। हमारा ऑफिशियल नाम है इंडिया एंड भारत बोथ, यही दोनों हमारे नाम है। ठीक है भाई, क्योंकि आर्टिकल 1 में ऐसा लिखा है, और जो संविधान में लिखा है बस वही मानना है हमको। हम शुरू से इसी बातों को करते चले आ रहे हैं कि जो संविधान में लिखा है उसको हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, अब यूनियन ऑफ स्टेट क्यों है, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं है, इस लेक्चर में वो मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हम पहले लेक्चर्स में इसको बहुत डिटेल में इसके बारे में बात कर चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरेशन एंड व्हाट इज द यूनियन, मीनिंग ऑफ यूनियन। तो इंटेंशनली वी हैव यूज्ड द वर्ड यूनियन, नॉट फेडरेशन। व्हाई? बिकॉज if we uses the word federation, then it gives excess power to the not excess, I mean undue power to the states, और स्टेट्स उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकते थे, तो इसलिए हमने वो शब्द ही हटा दिया। हमने कहा भैया भारत तो एक यूनियन है। किसका यूनियन है? स्टेट्स का। ये स्टेट, ये स्टेट, ये स्टेट, कौन कौन से स्टेट हैं वो आप जानते ही हैं, और स्टेट लगातार चेंज होते रहते हैं। अच्छा, दूसरी लाइन क्या लिखी गई है इसके अंदर? दूसरी लाइन लिख लीजिए, मतलब सब क्लॉज, जो क्लॉज बी है उसमें क्या लिखा है, नेम्स एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। नेम एंड, आप लिखते चलिए, बोलता चल रहा हूं, नेम एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट एज वेल एज यूनियन टेरिटरी। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची 1 में दिए गए हैं। स्टेट एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एज मेंशन्ड इन शेड्यूल 1। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची 1 में दिए गए। मतलब सीधा सा मतलब है भैया, हमने कहा हम राज्यों का संघ है,
वी आर दी यूनियन ऑफ स्टेट। कौन से स्टेट, कौन कौन से स्टेट हैं? क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे, नहीं ऐसा न कहें, आज़ाद होते समय तो बहुत समस्या वाली बात थी, राजा महाराजा मानने को तैयारी नहीं थे इंडिया में आने को। उस कहानी को हम देखेंगे, इसी लेक्चर में समझेंगे उसको। 1950 की अगर हम बात करें, जब हमारा संविधान लागू होता है, तो उस समय की बात करें तो हमारे पास 14 स्टेट थे बेटा, सॉरी यस, उस समय हमारे पास 14 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थे, है ना। उससे पहले मामला, हम 1947 की बात करें, मामला बिल्कुल ही अलग था मेरे भाइयों। 1947 की बात करें तो बल्कि नहीं, मैं तो आपको ये 56 की बात बता दी। 1956 में 14 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो 4 अलग अलग कैटेगरीज थी हमारे भारत में स्टेट्स की। एक कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। इसके अंदर 9 स्टेट थे, इसके अंदर 9, इसके अंदर 10 और इसके अंदर 1, तो टोटल 29 स्टेट्स थे। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इसमें 10 यूनियन टेरिटरी हैं। ये क्या था, हम आगे जाके पूरी कहानी जब इसकी देखेंगे तब आपके बारे में बात करेंगे। तो आज की डेट में कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं? आज के डेट में 28 स्टेट हो गए हैं जम्मू कश्मीर के अलग होने के बाद। और यूटी कितनी हो गई हैं? यूटी हो गई हैं 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। अब जब तक हो सकता है आप इस वीडियो को देखें तब तक एक आध और यूनियन टेरिटरी का मर्जर वर्जर हो जाए, जैसे अभी सुनने में आ रहा था। तो अगर वो मर्जर वगैरह हो जाए तो ऐसा हो जाए, तो ये नाम कहीं लिखे तो होंगे ना। कहाँ लिखे हैं? शेड्यूल में लिखे हो। शेड्यूल क्या होते हैं मैंने बताया था, शेड्यूल कुछ नहीं है, शेड्यूल अनुसूचियों के नाम है। तो संविधान के पीछे लिस्ट है, कितनी लिस्ट है? पहले 8 थी, आज कितनी है? 12 है। उन्हीं लिस्ट को शेड्यूल बोलते हैं, अनुसूची बोलते हैं। तो उसमें जो पहली शेड्यूल है उसमें नाम लिखे हैं यूनियन टेरिटरीज के और स्टेट्स के। बात समझ में आ रहा है? तो ये आर्टिकल ये बताता है कि वो वाले राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं हमारे पास जो इनकी लिस्ट हमने पहली शेड्यूल में लिख रखी है। समझ रहे हैं? तो दिस पार्ट इज नथिंग बट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। पहले बता दिया भैया भारत क्या है, भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। दूसरा कौन से राज्य, बोले ये वाले, ये 1 2 3 4 5 6 ये वाले जो कहाँ लिखे हैं, पहली स्टेट, पहली शेड्यूल में लिखे हैं। तीसरा पार्ट क्या कहता है? तीसरा कहता है कि कितने तरह के टेरिटरी हैं भारत की। 3 तरह की टेरिटरी बताएगा वो। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, भारत के राज्य क्षेत्र में 3 तरह के राज्य क्षेत्र हैं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, 3 तरह के राज्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से? स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड, देखिए अभी तक तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी ही है, लेकिन फॉर द सेफ्टी सेक हमने एक और अदर करके डाल दिया कि अगर कल को इंडिया कुछ और अदर करके कुछ बनाना चाहे तो यहां पर हम लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर संविधान में लिखा नहीं होता तो मुश्किल होती। तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप, टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, नंबर 1 स्टेट्स, राज्य, नंबर 2 यूनियन टेरिटरीज, संघ क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी। तीसरा कोई ऐसा अन्य क्षेत्र जो अर्जित किया हो, सच अदर टेरिटरी एज मे बी एक्वायर्ड, ऐसा अन्य क्षेत्र जो अर्जित किया हो, सच अदर टेरिटरी एज मे बी एक्वायर्ड, मतलब हम किसी और से बाहर का अगर कोई रीजन एक्वायर कर रहे हैं तो उसको भी हम शामिल कर सकते हैं इंडिया में। ये आर्टिकल 1 के क्लॉज सी के सब क्लॉज 3 ने हमको अनुमति दे दी है। तो संसद अगर चाहे तो ऐसे करके सेटिंग बना लेगी, क्योंकि अगर संविधान में ये नहीं लिखा होता तो हम किसी और तरीके का राज्य नहीं बना पाते। क्योंकि सिक्किम के संग हमको ऐसा करना पड़ा था, वी शैल डिस्कस इट आने वाले समय में। सिक्किम वॉज नाइदर एन स्टेट नॉर द यूनियन टेरिटरी, इट वॉज एन एसोसिएट स्टेट। सिक्किम जो आज भारत का पूरा राज्य है, जैसे राज्य होते हैं बाकी वैसी राज्य है, शुरुआत में ऐसा नहीं था। सिक्किम में पहले चोंगिया राजा रहा करते थे इन टिल 1947। 1947 के बाद हमने उसको अपना एसोसिएट स्टेट, अपना प्रोटेक्टिव स्टेट बनाया, और प्रोटेक्टिव स्टेट बनाने के बाद में जाकर के उसको एसोसिएट स्टेट बनाया था हमने। एसोसिएट स्टेट मतलब हमारा राज्य, मतलब वहाँ के राजा अलग हैं, कुछ चीज़ें उसकी हम देखेंगे, बदले में उसकी हेल्प भी करेंगे। और फाइनली फिर वहाँ पर जनता से प्लेबिसाइड कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह में जनता ने कहा कि हमें इंडिया के संग ही जाना है, और हमने उसको पूरी तरह से अपने राज्य की तरह ले लिया। तो इट इज़ द स्टोरी ऑफ द सिक्किम। ठीक है साहब, आर्टिकल 2 संविधान का आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 क्या कहता है? अच्छा, तो संविधान में लिख दिया कि भैया ये हमारे राज्य हैं,
और दिस इज अवर नक्शा, दिस इज द नक्शा ऑफ इंडिया। तो कल को क्या हम कोई और राज्य भी इसमें शामिल कर सकते हैं? जब तक संविधान में ये नहीं लिखा होगा हम नहीं कर पाएंगे। तो संविधान में लिखना था इसको। कल को मान लो भारत की सेना को गुस्सा आ जाए, पाकिस्तान में घुस जाए, तो अगले दिन सारा पाकिस्तान हमारा, तो हमारा नक्शा बढ़ जाएगा। फिर हम कहेंगे कुछ राज्य हमने और जोड़ लिए। तो क्या बाहरी राज्य को जोड़ा जा सकता है? आंसर इज यस। इसके लिए संसद कानून बनाएगी और हम उसको जोड़ सकते हैं। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल नंबर 2 में। आर्टिकल नंबर 2 लिखिए, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट विच आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। संसद कानून बनाकर ऐसे राज्य को भारत में शामिल कर सकती है जो भारत का भाग नहीं है। कैसे होगा? संसद कानून बनाएगी, सिर्फ सेना से काम नहीं चलेगा। हमारा पार्ट तभी होगा जब हम संसद में कानून बनवा देंगे। चलिए, तो कोई बाहरी राज्य भारत में प्रवेश करेगा तो किस आर्टिकल के अंतर्गत करेगा? आर्टिकल 2। बहुत से राज्य कर चुके हैं। सिक्किम मैंने आपको बताया, वी कैन एक्वायर सिक्किम एज पर दिस आर्टिकल ओनली। गोवा, पौंडीचेरी, दमन दीव, इस तरह की बहुत सी जगह जो बहुत बाद तक विदेशियों के पास रहीं, बाद में हमने उन पर कब्जा किया और उनको अपना पार्ट बना लिया। नाउ दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है साहब। तीसरा लिखिए। तो ये हो गया, ये तो हो गया भैया एक्सटर्नल स्टेट। जो एक्सटर्नल राज्य हैं, एक्सटर्नल स्टेट हैं, बाहरी राज्य हैं, तो उनको हम अपने भारत में शामिल कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द इंटरनल स्टेट्स? आर्टिकल नंबर 3। अंदर के जो राज्य हैं, क्या जितने हैं उतने ही रहेंगे या उनको तोड़ सकते हैं, उनके टुकड़े कर सकते हैं? तो आंसर इज उनको तोड़ सकते हैं, उनके टुकड़े कर सकते हैं। यहां पर इंडिया का जो सिस्टम है वो यूएसए से बिल्कुल अलग है। यूएसए में 50 स्टेट हैं, 50 ही रहेंगे। ना तो उसका नाम चेंज होगा, ना उसकी बाउंड्री चेंज होगी, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें। ये वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हम 1 से 2 स्टेट बनाएं, 2 से 3 बनाएं, 3 से 4 बनाएं, 4 को मिला के फिर 1 बनाएं, उसकी बाउंड्री चेंज करें, बाउंड्री अल्टर करें, नाम बदलें, कुछ भी करें। इट इज़ अप टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। तो इट इज़ द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंटरनल स्टेट, और ये बड़ा ज़रूरी था। इसके बाद जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे रियासतें भारत के अंदर शामिल हुई, तो अगर उनको आइसोलेशन में रहना दिया जाता तो आज वो बगावती हो गए होते। और आज तो सामान्य जनता को पता ही नहीं है कि हिस्ट्री एक्चुअली थी क्या। बहुत मुश्किल से भारत बना है। भारत जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं पहले। ये तो भारत तो मैं कहूँगा अंग्रेज़ों की देन है। उससे पहले भारत थोड़ी था, छोटे छोटे राजा थे। और अगर अंग्रेज़ इसको ऐसे ही चले गए होते और जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, वीपी मेनन ने अपनी समझदारी नहीं दिखाई होती, तो भारत नहीं होता आज। यहाँ पर कुछ नहीं तो 300-400 देश होते। बाद में लड़ बढ़ के भिड़ के भी 40-50 देश रह गए होते, छोटे 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 कई सारे देश। उसमें से कहीं थोड़ा सा एक भारत भी होता, वैसे ही होता। बड़ा मुश्किल से भारत का इंटीग्रेशन हुआ है। चलो बात करेंगे हम, इसी लेक्चर में बात करनी है वो सारी हमको। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है, लिखिए। संसद कानून बनाकर आंतरिक राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। पार्लियामेंट by law can rearrange the internal states of India. The states of India can rearrange the states of India. कानून बनाकर आंतरिक राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, जो 5 प्रकार से किया जा सकता है। Which can be done via 3 ways. जो 5 प्रकार से किया जा सकता है, which can be done via 3 ways. नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नया राज्य बनाकर। कोई नया राज्य बना दिया साहब। दूसरा, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ स्टेट, किसी राज्य की क्षेत्रफल बढ़ाकर। तीसरा, डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ एन स्टेट, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटाकर। चौथा, अल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके। अल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके। अब आप कहोगे सर क्षेत्रफल बढ़ाना, घटाना या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना एक ही बात तो हो गई सर। नहीं, देखो लिटरली एक बात नहीं है। पहले मान लीजिए ऐसे 2 राज्य थे, ये ऐसे 2 राज्य थे और दोनों का मान लीजिए क्षेत्रफल बराबर था, मान लेते हैं। हमने बाउंड्री अल्टर कर दी इसकी,
हमने कहा आपकी बाउंड्री अब ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, और पता लगा क्षेत्रफल अभी भी उतना ही है। ऐसा हो सकता है ना, एरिया अभी भी उतना होगा। तो हमको अगर अल्टरिंग द बाउंड्री नहीं लिखते तो ऐसा नहीं कर सकते थे हम। देखिए आप बात समझने की कोशिश कीजिए, बार बार मैं समझा रहा हूं आपको क्योंकि आगे नहीं समझाऊंगा बार बार इस बात को। संविधान में कुछ भी अंडरस्टूड नहीं होता है, संविधान में सब कुछ लिखना पड़ता है। कम से कम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐसे किया, वी हैड मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग कि कहीं कोई कंफ्यूजन रह ही ना जाए। अगर हम क्षेत्रफल बिना घटाए बिना बढ़ाए बाउंड्री को अल्टर करते तो कोई आदमी खड़ा हो जाता, सर कहाँ लिखा है संविधान में कि बाउंड्री अल्टर कर सकते हैं आप? क्षेत्रफल बढ़ाना घटाना पड़ेगा आपको सर, क्योंकि संविधान में तो लिखा है कि क्षेत्रफल बढ़ा या घटा के होगा, अल्टरिंग दी बाउंड्री तो लिखा नहीं कहीं। सर बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो संविधान में वी हैव टू राइट इन ईच एंड एवरीथिंग, अदरवाइज क्या होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन अपना लगाएगा कि भाई संविधान की इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि इस लाइन का मतलब ये है। तो उसकी नौबत क्यों आने, तो खुद ही अच्छी तरह से लिख दो उसको। दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी विच वॉज अल्टीमेटली कॉल्ड ड्रिफ्टिंग कमिटी, क्योंकि बड़ा स्लो काम चल रहा था, है ना। अच्छा 4 हो गए। 5वां लिखिए, अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट। राज्य के नाम को चेंज करना, उत्तरांचल नाम कर दो, उत्तराखंड कर दो, आसाम कर दो या असोम कर दो, तो नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन कर सकता है, ये संसद कर सकती है। अब ये संसद करती कैसे है, ये आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। अब देखिए आर्टिकल 3 में क्या लिखा, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपके लिए पढ़ देता हूं एक बार, सो दैट यू शैल कम टू नो कि उसमें लिखा क्या है। हिंदी में क्या लिखा है, ओके। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट स्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी क्षेत्र सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट किए जाएं या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति के द्वारा अनुज्ञात किए जाए प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं किया कर दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आया, आपको आया तो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश में पढ़ देता हूं आपके लिए। Provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of the parliament except on the recommendation of the president, and unless where the proposal contained in the bill affects the area boundaries or the name of any states, the bill has been referred by the president to the legislative or of the state for the expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the president may allow and so on। मुझे ये भी समझ में नहीं आया। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इसकी भाषा बहुत क्लिष्ट है। हमने देखो फीचर्स में इन बातों को किया था ना, कि इतनी कठिन भाषा बनाने का मतलब क्या था ये मैं नहीं समझ पाया। फ्रेंकली सेइंग कि ये क्यों लिखी गई ऐसी भाषा, मुझे समझ में नहीं आता। हिंदुस्तान के लोगों ने कानून बनाया था, हिंदुस्तान की भाषा में आम जनमानस की भाषा में ऐसा लिखो कि कोई भी आदमी संविधान को खरीद के लाए बाजार से 100-200 रुपए का और उसको पढ़ ले, समझ ले क्या लिखा होता है। लेकिन जानबूझकर ऐसा बनाया गया ताकि आम जनता अलग रहे, आम जनता को पता ही ना चले कि कानून नियम है क्या। इंडिया का वास्तविक रूप तो वही आदमी जानता है ना जो संविधान को जानता है। जब आप संविधान को पूरा पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगी ये वाली बात, शायद अभी नहीं पता होगी कि जब तक आप संविधान को नहीं जानते हैं तब तक आप इंडिया को जानते ही नहीं हैं। इंडिया को तब जानेंगे आप जब आप संविधान को जानेंगे। तो भारत के अंदर मोर देन 95% आदमी संविधान को जानते ही नहीं है, इसलिए वो इंडिया को जानते ही नहीं है। वो तो बेचारा कुएं का मेंढक है जो आसपास देखता है, बस उसी को सच समझता है। तो या तो इसलिए बताया गया कि आम जनता जाने ना संविधान है क्या। तो मैं अभी समझाता हूं आपको कि कैसे आर्टिकल 3 के अंतर्गत हम नए राज्यों का निर्माण करते हैं। उसका एक प्रोसीजर जो है वो मैं समझा देता हूं। उसमें होता क्या है, सबसे पहले तो ये बिल बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। मैं यहां से मिटा देता हूं चीजों को। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट कैसे होता है, लेट अस सी। सबसे पहले इट शैल बी इनिशिएटेड बाय द प्रेसिडेंट, इनिशिएट बाय प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी। सर उत्तर प्रदेश को 2 भागों में तोड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, कैन वी डू इट। राष्ट्रपति परमिशन देगा, उसके बाद चीजें शुरू होगी। अब ये परमिशन कौन मांग रहा है, स्टेट भी मांग सकता है
और संसद भी मांग सकती, और सॉरी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो भी मांग सकते हैं। अब ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, वो परमिशन देता है कि नहीं देता है। तो मोदी साहब ने कहा कि सर हम उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटना चाहते हैं, हरित प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कई दिन से डिमांड चल रही है, हरित प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो प्रेसिडेंट कहेगा ओके बांट दो, वो तो बेचारा कह ही देगा जब प्रधानमंत्री जी कहेंगे, तो बोले ओके बांटो। उसके बाद कहाँ जाएगा ये पार्लियामेंट में जाएगा, उसके बाद ये जाएगा पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में कौन से हाउस हैं? लोकसभा, राज्यसभा। अभी पहले लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले राज्यसभा में जाएगा तो वहां से पास हो जाएगा, फिर लोकसभा में जाएगा, या पहले लोकसभा में जाएगा तो फिर वहां पास हो जाएगा, तो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। तो जहां भी कानून पहले पहुंचता है उसको फर्स्ट हाउस कहते हैं, जहां उसके बाद पहुंचता है उसे सेकंड हाउस कहते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट में हो जाएगा, पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, मान लेते हैं पार्लियामेंट से पास हो गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने इसको पास कर दिया। फिर क्या होगा इसका? फिर ये स्टेट्स में, उस स्टेट में जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा, राज्य की विधानसभा में जाएगा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा कि सर हम उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट रहे हैं, उत्तर प्रदेश एंड हरित प्रदेश। स्टेट लेजिस्लेचर में उसके लिए बहस होगी, उसको पास या रिजेक्ट किया जाएगा। इन आइदर ऑफ द केस, चाहे उसको पास करे उत्तर प्रदेश, चाहे उसके लिए मना कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद ये फिर से पार्लियामेंट में जाएगा। यहां से पास हो चाहे फेल हो, पार्लियामेंट में जाएगा, और पार्लियामेंट फिर उसके संग जो चाहेगी वो करेगी। पार्लियामेंट चाहेगी तो नया राज्य बना देगी, पार्लियामेंट नहीं चाहेगी तो नया राज्य नहीं बनेगा। तो अब सवाल ये आता है कि स्टेट में गया क्यों फिर ये? जब स्टेट के पास कोई 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 पावर ही नहीं थी इसको लेकर के, तो वहां गया क्यों? वहां बेटा इसलिए गया ये, मुझे ऐसा लगता है शायद इसलिए ये प्रोविजन डाला गया होगा क्योंकि स्टेट शायद कोई ऐसा सजेशन दे दे कि जिस पर इनको भी कोई आपत्ति ना हो। जैसे स्टेट ने कहा सर हरित प्रदेश नाम मत रखो, नाम इसका उत्तम प्रदेश डाल दो, तो ठीक है भाई उत्तर प्रदेश डाल देते हैं। या वो कहेंगे साहब एक काम करो, आगरा को सर इसमें से हटा के इधर डाल दो, बाकी ये जो झांसी है झांसी को इधर डाल दो, तो हम चाहते हैं सर यही चेंज कर दो। तो हो सकता है क्योंकि भाई एडमिनिस्ट्रेशन तो ये लोग कर रहे थे ना उस राज्य का, उस स्टेट का, तो इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा। तो ये जो सजेशन देंगे उस सजेशन पर फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन इसमें पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट चाहेगी तो सजेशन को एक्सेप्ट करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। और उसके बाद जब यहाँ से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे, वो सिग्नेचर कर देंगे तो नए राज्य का गठन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत डिटेल में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हाँ अपने भाषा में कुछ ज़रूर थोड़ा बहुत इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट, फिर पार्लियामेंट, फिर स्टेट लेजिस्लेचर, वहाँ से पास या फेल, फिर पार्लियामेंट, और उसके बाद राष्ट्रपति ने साइन किए, बन गया कानून, बन गया नया राज्य। बात समझ में आ रहा है? और पहली अनुसूची में एक नया राज्य जुड़ जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर को अभी यूनियन टेरिटरी बनाया, तो वहाँ इसीलिए उस समय कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और शायद कोर्ट में शायद अभी भी मामला विचाराधीन है, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को अल्टर किया तो स्टेट लेजिस्लेचर तो उस समय वहाँ थी ही नहीं, वहाँ तो राष्ट्रपति शासन चल रहा था। बट क्योंकि राष्ट्रपति शासन चल रहा था तो अब इसको ऐसे भी अंडरस्टूड किया जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन है सर, स्टेट लेजिस्लेचर है ही नहीं, तो हम ही डिसीजन ले लेते हैं। तो साहब यही इन्होंने डिसीजन ले लिया, तो इसको ऐसे भी माना जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी भाषा में थोड़ा सा। अच्छा, नोट करने से मुझे याद आया, एक बार फिर समझ लीजिए इस बात को, नोट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डज नोट्स सिग्निफाई? आजकल एक बहुत गलत प्रथा शुरू हुई है, आजकल नहीं कई साल हो गए इसको चलते हुए। बाजार में अलग अलग कोचिंग के नोट्स बिकते हैं और बच्चे उसको खरीदते हैं, पढ़ते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको समझ में आ जाता है कि यार ये तो फालतू खरीद लिए। नोट्स का मतलब होता है आपके द्वारा नोट की गई चीजें। दुनिया का सबसे अच्छे कोचिंग का या सबसे अच्छे टीचर का ऐसा नोट्स जो किसी और ने बनाए हैं, आपके लिए वो यूजलेस है। यूजलेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। उससे बढ़िया है आप कोई किताब खरीदिए अच्छी, क्योंकि नोट्स हमेशा अपने हाथ के होते हैं। क्यों होते हैं अपने आप, क्यों अच्छे होते हैं वो? क्योंकि जब आप चीज़ों को अपने हाथ से लिखते हैं तो पहली बात तो ये कि लिखते लिखते ही बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चली जाती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब एग्जाम में आपने पता लगा पॉलिटी के आपने इतने मोटे कॉपी में नोट्स बनाए हैं, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका दिमाग ऐसे करेंगे, आँख बंद करेंगे, उसके बाद सोचेंगे यार ये पॉइंट हमारी कॉपी में ऊपर की साइड में इस तरफ लिखा था और ये लिखा था, ऐसे ही याद आता है। वो पिक्चर हमको याद आती है, हमको लाइन याद नहीं आती, हमको पिक्चर याद आती है। और पिक्चर तभी याद आएगी जब आपके पढ़ने का सोर्स एक होगा,
और वो सोर्स एक कैसे होगा, जब आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। और नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है? नोट्स बनाने का तरीका है, जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं, मुझसे पढ़ते हैं या किसी और से पढ़ते हैं, जिससे भी पढ़ते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब बहुत अच्छे टीचर होते हैं, तो आप उनसे समझिए, चीज़ों को समझिए। टीचर का काम है चीज़ों को समझाना, लिखाना नहीं। लिखने के लिए किताबें भरी पड़ी हुई हैं। टीचर का काम होना चाहिए टीचर बच्चे को समझाना कि बेटा है क्या, अब इसको अपनी भाषा में लिख ले, या कुछ मैं बोल रहा हूँ कुछ उसको लिख ले। तो टीचर से पढ़िए, समझिए, जो टीचर थोड़ा बहुत लिखा रहा है उसको लिखिए, फिर उस टॉपिक को किसी अच्छी बुक से पढ़िए, सेम टॉपिक अच्छी बुक से पढ़िए, और दोनों को कंबाइन करके अपने नोट्स बनाइए। दिस इज द वे टू प्रिपेयर नोट्स एंड दिस इज द ओनली वे ऑफ प्रिपेयरिंग द नोट्स। बाजार के नोट्स या किसी और के नोट्स से कोई फायदा नहीं है। जैसे कई बच्चे मुझे कहते हैं सर आप PDF वगैरह नोट्स के दीजिए, तो ठीक है, वो मैं देता हूँ, जो पेन ड्राइव कोर्सेज वगैरह मेरे हैं वो उसके अंदर देता हूँ मैं, बट वो मैं इसलिए देता हूँ, मैं सीरियसली बताऊँ आपको, मैं इसलिए देता हूँ भाई अगर नोट्स नहीं देंगे तो बच्चे कहेंगे अरे सर आपने कोई रिटर्न कोई स्टडी मटेरियल तो प्रोवाइड कराया नहीं, वीडियो ही दे दी खाली आपने। क्योंकि मुझे मालूम है उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उस अच्छी सी किताब से है जो किसी भी नोट से कई गुना बेहतर होते हैं वो किताब। लेकिन वो किताब बेहतर तब बनती है और बेहतर तब बनती है जब आपका इंटरप्रिटेशन और किताब का ज्ञान आपस में मिलके एक नोट्स का रूप लेते हैं। लेकिन बेटा आपके नोट्स आप ही के काम आएंगे, मेरे नोट्स मेरे ही काम आएंगे। मेरे, अब तो मैं दिखाऊंगा चलो कभी नोट्स, मेरे इतने नोट्स रखे हैं कम से कम मेरे हाथों से लिखे हुए। इसीलिए शायद मैं चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से सब तरीके से समझ पाता हूँ, क्योंकि मैंने नोट्स बनाने में बहुत समय लगाया। आपके नोट्स आप ही के काम आएंगे, किसी और के काम नहीं आएंगे। किसी और के नोट्स उसी के काम आएंगे जिसने उसको लिखा है, आपके काम नहीं आएंगे। इस बात, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जितनी जल्दी समझ लो उतना जल्दी आपकी सफलता आपको मिलेगी। सफलता स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। मैंने कई बार बताया है, ऐसी सफलता नहीं मिलती, समय लगता है। अब मुझे मालूम है नोट्स बनाएंगे बहुत समय लगेगा, यही तो है मेहनत, यही तो है पढ़ाई, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हम लोग आर्टिकल 3 को नए राज्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 4 क्या है वो भी लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल नंबर 4। एक बात बताइए, आर्टिकल 2 में हमने नया स्टेट जो बाहर का था उसको भारत के अंदर लिया, ठीक है। यहां पर अंदर के स्टेट का नाम चेंज कर दिया। क्या संविधान में चेंज हुआ? क्या संविधान में हमने कुछ मिटाया, कुछ लिखा? आंसर इज यस, बिल्कुल लिखा सर। जो शेड्यूल 1 है, अनुसूची जो 1 है, उसके अंदर नाम चेंज हुआ ना। यूनियन टेरिटरी, जैसे अभी जम्मू कश्मीर के 2 भाग किए गए, तो स्टेट में से मिटाया कुछ और यूनियन टेरिटरी में 2 लिख दिए, लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कॉमा भी लगाया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, या कोई लाइन हल्की सी मिटाई है तो भी अमेंडमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो हो रहा है। हमारे संविधान में जो पार्ट 20 है, पार्ट 20 जो है, उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसे कहा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होते हैं, वो सारे प्रोविजन उसके अंदर हैं। आर्टिकल 4 ये कहता है कि ऑल्दो दे आर दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बट दे शैल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 368। मतलब आर्टिकल 368 के संविधान संशोधन में इनको नहीं माना जाएगा, हालांकि ये संविधान संशोधन तो हैं। बात समझ रहे हैं आपको? याद रखिएगा, आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लिख लीजिए इस बात को। आर्टिकल नंबर 4 में लिखिए, आर्टिकल 2 and 3 विल नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 2 और 3 से होने वाले संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं समझे जाते। The amendment in Article 2 and 3 shall not come under the amendment of Article 368। हालांकि वास्तविकता में ये संविधान संशोधन है, although they are the constitution amendment in reality। एक चीज और समझिए, हमने, ये आंध्र प्रदेश है, इसको बांटा 2 भागों में। ये जो हो गया तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश। संविधान में संशोधन करना पड़ा इसके लिए? क्या नहीं करना पड़ा। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से सेपरेट करता है?
कोई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ ही नहीं उसके लिए, तो क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ आर्टिकल 4 में, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा उसको, तो खाली सिंपल कानून बनाकर उसको पास कर दिया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, कोई कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कोई नहीं। सिक्किम भारत में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आया, यस, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना जाएगा। अरे सर आपने तो कहा आर्टिकल 2 वाला भी नहीं माना जाएगा। सिक्किम बाहरी स्टेट था, दूसरा राज्य था, उसको हमने भारत में लिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसको क्यों माना गया ये समझिए। इसलिए माना गया क्योंकि अगर हमारे देश की आउटर बाउंड्री चेंज हो रही है, अगर हमारे देश की बाहरी सीमा चेंज हो रही है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना जाएगा। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, क्या भारत की बाहरी सीमा चेंज हुई? नो, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया, क्या बाहरी सीमा चेंज हुई? नो। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया, क्या बाहरी बाउंड्री चेंज हुई? नो। बट जब सिक्किम आया तो बाहर की बाउंड्री पहले ऐसी थी और अब ऐसी हो गई, तो संविधान का संशोधन इसको माना जाएगा। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 36वां, पहले 35वां किया गया था, वो अलग तरीके का था, फिर लास्ट में 36वां 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और सिक्किम को लिया गया अंदर। बात समझ रहे? ऐसे ही गोवा यहाँ था, गोवा को जब हमने अपना भाग बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा, तो इस बात को यहाँ लिख लीजिए। परंतु यदि देश की बाहरी सीमा परिवर्तित हो रही है, बट इफ द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज गेटिंग चेंज, परंतु यदि देश की बाहरी सीमा परिवर्तित हो रही है, बट इफ द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज गेटिंग चेंज, तो इसे संविधान संशोधन माना जाएगा। देन इट शैल बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसे संविधान संशोधन माना जाएगा। ठीक है जी। तो ये छोटा सा पार्ट है, पार्ट 1, इसमें जो 4 आर्टिकल है उसको हमने समझा, बट अगले लेक्चर में हम पार्ट 2 पे नहीं जाएंगे, बल्कि आज का भारत कैसे बना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।